सुभाष बाबू, गांधी, नेहरू और वीर सावरकर, इनमें कोई सिमिलैरिटी है क्या? सभी कांग्रेसी थे ना। सावरकर कभी कांग्रेस में थे ही नहीं। सावरकर वाज नेवर इन द कांग्रेस। तो दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? एक सिमिलैरिटी है, इन्हें और इनके अलावा और भी कुछ 7,000 से ज़्यादा लोग हैं। इनके अलावा कुछ और 7,000 से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसे मिलते थे। अब उसे पेंशन कहते थे या नहीं कहते थे, या पेंशन सिर्फ एक बंदे के ऊपर लगाई, बाकियों के ऊपर नहीं लगाई, ताकि पॉलिटिक्स ठीक ठाक चल सके। तो कहानी स्टार्ट होती है 1883 से। नासिक का एक गांव है, एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा बड़ा होकर पढ़ने जाता है, बहुत इंटेलिजेंट सा बच्चा रहता है, वो पढ़ने जाता है। कहाँ? पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में। 1906 की बात है। एक नाम जो हम में से शायद ही किसी ने सुना होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। आप ये कह सकते हो क्रांतिकारियों के भीष्म पिता। हमने जितनी फ्रीडम मूवमेंट सुन रखी है ना, उन सबका अगर कोई ग्रैंडफादर था, उसका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। वो इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने इंडिया हाउस बनाई थी। आज भी हमारे एम्बेसी का नाम इंग्लैंड के अंदर इंडिया हाउस है। तो श्यामजी वर्मा शिवाजी स्कॉलरशिप से बच्चों को बुलाया करते थे, इंटेलिजेंट बच्चों को बुलाया करते थे इंग्लैंड लॉ पढ़ने के लिए। तो उस बच्चे को ही मौका मिलते है, वो इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पे लॉ की पढ़ाई करनी शुरू करते हैं। उसके दिमाग में एक प्लान होते है, और वो प्लान ये होता है कि वो वहाँ से इंग्लैंड में बैठकर हिंदुस्तान के अंदर इतने हथियार भेजेगा जहाँ से हिंदुस्तान के अंदर आर्म रिवोल्यूशन लाई जा सकती है। और उस आर्म रिवोल्यूशन को दबाने के लिए जब ब्रिटिश समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान आने की कोशिश करेंगे, तो बीच रास्ते में उनकी जो फौज है उसे घेर के मार दिया जाएगा। ये सारे सपने एक 25-26 साल के लड़के के थे, और 1910 में उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके ऊपर सजा चलती है, और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लंबे काला पानी की सजा दी जाती है। जो उसके ऊपर सेक्शन लगते हैं, जिस नासिक में वो पैदा हुए थे उसी नासिक के डीएम की हत्या का आरोप था। लेकिन वो तो इंग्लैंड में रहते थे। हाँ, वो रहते इंग्लैंड में थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव कर दिया कि जिस पिस्टल से हत्या करी गई थी वो पिस्टल सावरकर साहब ने भिजवाई थी। अच्छा, पहले 30 ईयर जैक्सन के मर्डर के लिए, और दूसरे 30 ईयर वेजिंग वार अगेंस्ट द किंग। और फाइनली उस जवान लड़के को एक नंबर मिल जाते हैं 32778। ये उनका कैदी नंबर होते हैं, और इस कैदी नंबर के साथ वो सेलुलर जेल के अंदर करीब 11 साल बिताते हैं। 1921 में उन्हें वहाँ से हटा के रत्नागिरी के जेल में डाल दिया जाता है, और रत्नागिरी की जेल से फिर 1924 में उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। एक्ट का नाम होता है बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो पॉलिटिकल डिटेनी है, या फिर वो लोग जिनकी अभी ट्रायल नहीं स्टार्ट हुई है, उन्हें कुछ मेंटेनेंस अलाउंस देते हैं, जिसे डिटेनी अलाउंस कहती है। डिटेनी अलाउंस भी है, मेंटेनेंस अलाउंस भी है, ये नाम है। तो फिर सावरकर को ये सारी चीज़ें 1911 से मिलने लगी ना? नहीं मिली, क्योंकि ये उस टाइम पे वो पॉलिटिकल डिटेनी नहीं थे। तो उन्हें 1911 से लेकर 1924 तक नहीं मिली। फिर 24 में क्या हुआ? उनकी चेंज हो गई। आंसर है, कोई रेगुलेशन पास नहीं हुई, कोई एक्ट पास नहीं हुआ, कोई लेटर पास नहीं हुई, बस आर्बिट्रेरी उन्होंने चेंज कर दिया। उनके स्टेटस क्रिमिनल से पॉलिटिकल डिटेनी की कर दी। उसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो जो सेलुलर जेल के अंदर इनह्यूमन कंडीशंस थे, मतलब जिसके अंदर मेजॉरिटी लोग 3-4 सालों के अंदर मर जाते थे। उस जेल के अंदर सावरकर और उनके छोटे भाई ने 11 साल बिताए, और वो जिंदा बाहर आ गए। ये सारी बातें बाहर जा रही है। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। वहाँ से बाहर आने का भी प्रोसेस था। लेटर लिखनी होती थी, और लेटर के नीचे लेटर ड्राफ्टेड होती थी। जैसे आज हम किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते तो एक ड्राफ्टेड लेटर होती है, उसके ऊपर साइन करना होते। तो वो फॉर्म थी, एक फॉर्मेट थी। अब देखोगे कुछ लोग जो सावरकर के माफ़ीनामे के ऊपर सवाल उठाते, वो कभी नहीं कहते इस लेटर के अंदर नेहरू ने प्रधानमंत्री होते हुए माई मैजेस्टी की झड़ी लगा रखी है। और इस वाली लेटर के नीचे लिखा हुआ है योर सर्वेंट M.K. गांधी। बाजू वाली लेटर के ऊपर भी लिखा है। तो अगर किसी ने लिखा योर फेथफुल सर्वेंट और योर ओबीडियंट सर्वेंट, तो उसकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है ना, और दूसरे बंदे की सेल्फ स्टीम बहुत डाउन है। ये जो सेलेक्टिविज्म है, ये हमारे यहाँ 1940-50 से नहीं चल रहा, ये करीब 1200-1300 सालों से चल रहा। तो ये बहुत पुरानी सेलेक्टिविज्म है। तो यहाँ भी ये सेलेक्टिविज्म पास होती है। एक फॉर्मेट होते हैं, आप अपनी बातें नहीं लिख सकते, सब कुछ फॉर्मेट है, आपको उसके नीचे साइन करना है अगर आप जेल से बाहर आना चाहते। तो कितने लोग बाहर आए सेलुलर जेल से? कुछ 250-300 लोग बाहर आए। क्या सभी ने ऐसा करा? बिल्कुल सभी ने ऐसा करा। इसके अलावा कोई प्रोसेस सही नहीं। और इनमें से ज़्यादातर लोगों को ये एडवाइस कांग्रेस और उसके लोगों ने दी थी। तो 1818 की जो एग्जिस्टिंग लॉ थी, उसके बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने सावरकर को पैसे देने स्टार्ट करे। कितने? 60 रुपये पर मंथ। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे चले 1910 में इनकी गिरफ्तारी के टाइम पे, तो सावरकर के 28,000 रुपये की प्रॉपर्टी उस समय की डेट के हिसाब से, और उनके फादर इन लॉ की 7,000 की प्रॉपर्टी आज की डेट, और उसके बदले सावरकर को क्या मिल रहा था? 60 रुपये पर मंथ, यानी कि 720 रुपीज़ साल भर के। कितने साल मिले?
इंडिया के अंदर जो आर्काइव अवेलेबल है वहाँ पे सिर्फ एक लेटर लिखा है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1937 के बाद ये पैसे देने बंद कर दिए गए। 1943-44 में एम के गांधी के नाम के साथ में 5,600 रुपीज़ लिखा है, उसके नीचे भी 10,000 रुपये लिख रखे। अलावेंस को पेंशन किसने बोल दिया? पेंशन तो तब होता है ना जब अंग्रेज चले गए और उसके बाद भी पैसे मिल रहे। मेरे दिमाग में भी ये आया था कि जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों की जो अमाउंट थी वो नेहरू ने कंटिन्यू कैसे कर दी। तो हमने चेक करा तो पता चला कि नहीं ये कहानी नहीं है, वो सारी बातें तो 1937 में ही खत्म हो गई थी। आंसर मिला 1965 में जब शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने एडहॉक बेसिस पे कोई लेटर नहीं है। हमने बहुत सर्च करने की कोशिश करी कि शास्त्री के साइन करे हुए लेटर या जो ऑर्डर है वो मिल जाए, लेकिन वो आर्काइव के अंदर अवेलेबल नहीं थी। 1972 में जब 25 साल पूरे हो गए तो इंदिरा गांधी ने जहाँ पे 100 रुपये उनके रिश्तेदारों को और 200 रुपये उस बंदे को जो खुद जेल में रहा हो या उसने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करी हो उसको मिलते थे। यही रकम 2016 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद यही रकम अब बढ़कर हो गई 30,000 रुपये। हमने ये चेक करने की कोशिश करी वो कौन सा एक्ट था जिसको अमेंड करके शास्त्री ने इनको पैसे दिलवाए। वो एक्ट मिली नहीं, काफ़ी सर्च करा मगर वो एक्ट मिली नहीं। हाँ, ये जरूर पता चला कि शास्त्री ने अपने पीए को कहा था कि इनको पैसे मिलने चाहिए। अब क्लैरिटी यहाँ पे ये भी नहीं है कि वो पैसे यूनियन गवर्नमेंट दे रही थी या वो पैसे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट दे रही थी। उन्हें बाई पोस्ट वो पैसे मिल रहे थे, पोस्टमैन आगे पैसे दे रहा था या उनके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे थे। ये सारी जो डिटेल्स है हमने ट्राई करी, काफ़ी ट्राई करी, 10-12 घंटे लगाए हमने इसे सर्च करने में, हमें वो चीज़ें नहीं मिली, वो सोर्स भी नहीं मिला। फिर 1970 में इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी होते और वो भी एक गांधी ने करा था, इंदिरा गांधी ने। और जो दूसरे गांधी जो आज शोर मचाते उन्होंने इतनी शोर मचाई, अपनी दादी से पूछ लेते कि क्यों दिया, इसको नहीं देना था। तो इंदिरा गांधी ने एक डाक टिकट जारी करी। हमने ये ट्राई करने की कोशिश करी, फाइंड आउट करने की कोशिश करी क्या इंदिरा गांधी ने पैसे भी भिजवाए। तो वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, इंदिरा गांधी ने कभी भी गवर्नमेंट के किसी प्लान में, गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के जरिए इनको पैसे नहीं दिए, लेकिन वो अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे भिजवाया करते थे। पेंशन किसने बनाया और क्यों बनाया? अब आप ये कहोगे कि भाई अगर इतनी सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है तो लोग मानते क्यों नहीं, लोग फिर ये फालतू की बातें क्यों करते हैं? तो आंसर ये है कि साइंस के हज़ारों एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, लेकिन आज भी इस दुनिया में कम से कम 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो ये मानते हैं अर्थ इज फ्लैट। क्या करेंगे उनका?